हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 49 और इसमें हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, राज्यों की वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। ऑप्शन दिया है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान के आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे, केंद्र के साथ साथ राज्यों की वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शन दिया है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में विस्तृत है। और छोटा नागपुर पठार का निर्माण 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर होता है, जिसमें पहला है रांची का पठार, दूसरा है हजारीबाग का पठार और तीसरा है कोडरमा का पठार। दक्कन का पठार जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है और यह भी 3 पठारों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला है महाराष्ट्र का पठार, दूसरा है तेलंगाना का पठार और तीसरा है कर्नाटक का पठार। आगे देखेंगे, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ऑप्शन दिया है मनोरंजन कर, संपत्ति कर, व्यक्तिगत आयकर या निगम कर। तो इनमें से संपत्ति कर, आयकर और निगम कर तीनों प्रत्यक्ष कर हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स। और मनोरंजन कर अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में विश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है और दूसरा दिया है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जा सकता है, यानी पेश किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है। ऑप्शन दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो संविधान में आर्टिकल 74 से 75 तक मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है और अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही पेश किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 75(3) में किया गया है। तो जब मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी तो अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जा सकता होगा। तो इसके अनुसार हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और पहला लिखा है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये भी सही है। संविधान के किसी भी आर्टिकल में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। आर्टिकल 118(1) में कहा गया है कि संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के नियमों में है और यह नियम संख्या 198 में दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और दो दोनों सही हैं। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118(1) के अनुसार
संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। अतः लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा मद है। ऑप्शन दिया है परिधान, रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान या सामाजिक सेवाओं पर व्यय। तो इसका सही उत्तर है ब्याज भुगतान। केंद्र सरकार जो प्रत्येक वर्ष बजट पेश करती है उसमें सबसे ज्यादा व्यय ब्याज भुगतान में होता है, उसके बाद रक्षा व्यय होता है और उसके बाद सामाजिक सेवाओं पर और परिधान पर होता है। आगे देखेंगे। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर या उत्तरी सागर। तो जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है, तो इसका सही उत्तर भूमध्य सागर होगा। तो यह द्वीप भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है और यह स्पेन का स्वायत्त भाग है। आगे देखेंगे। बलियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर के तट के पास स्थित है। यह स्पेन का स्वायत्त प्रभाग है। तो याद रखिएगा कि बलियारिक द्वीप समूह स्पेन का स्वायत्त प्रभाग है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति है? ऑप्शन दिया है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या उपरोक्त सभी। तो आप लोगों ने संसद की समितियों के बारे में सुना होगा। संसद की समितियों में दो प्रकार की समितियां होती हैं, एक अस्थायी समिति होती है और दूसरा होता है अस्थायी समिति। अस्थायी समिति में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विभागीय समिति, कार्य मंत्रणा समिति, SC/ST समुदाय के कल्याण के लिए बनाया गया समिति, ये सभी अस्थायी समितियां होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। और अस्थायी समितियों में योजनाओं के प्रारूप के लिए गठित समिति होता है। योजनाओं के प्रारूप के लिए गठित समिति और रेल सभा समिति होती है। ये सभी अस्थायी समितियां होती हैं। आगे देखेंगे। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिया है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कावेरी नदी जिसका उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। और इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आगे देखेंगे। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी में विस्तृत है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पहला दिया है सीमा शुल्क, प्रत्यक्ष कर, आयकर, अप्रत्यक्ष कर, GST केंद्र का अधिकतम कर स्रोत, मनोरंजन कर राज्यों का अधिकतम कर स्रोत। तो इसमें से सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, यह सुमेलित नहीं है, और आयकर प्रत्यक्ष कर है, यह भी सुमेलित नहीं है। GST केंद्र का अधिकतम कर स्रोत है, यह सत्य है, और राज्यों का अधिकतम कर स्रोत
मनोरंजन कर नहीं है बल्कि स्टाम्प व पंजीयन शुल्क है। उसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क है। और उसके बाद बिक्री कर है यानी कि सेल टैक्स। इन तीनों क्रम को याद रखिएगा। आगे देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ऑप्शन दिया है, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्तावों से, सदन के 2/3 बहुमत से, राष्ट्रपति के आदेश से या संसद के सामान्य बहुमत से। तो संविधान के आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 94 में उनके हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 94D में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्य बहुमत द्वारा पारित प्रस्तावों से लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं, लेकिन यह प्रस्ताव लाने से पहले इसकी सूचना 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को देनी पड़ेगी। उसके बाद यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 94D के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दे दी गई हो। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया है, गढ़वाल पहाड़ियां, ये गढ़वाल है, उड़ीसा, मांडव पहाड़ियां, महाराष्ट्र, नल्लामलाई पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश, शेवराय पहाड़ियां, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि गुजरात में है, अन्य सभी सुमेलित हैं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? ऑप्शन दिया है, महाराष्ट्र तथा गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं गोवा, ए और बी दोनों के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान किया गया था, उसी प्रकार 371 में कुछ विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं गोवा राज्य सम्मिलित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? ऑप्शन दिया है, शिक्षा कर, सेवा कर, सीमा कर या मार्ग कर, जिसे टोल टैक्स कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी, मार्ग कर यानी कि रोड टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है बल्कि राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।